दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु समेत तमाम मेट्रो शहरों में कई करोड़ लोग किराए के घरों में रहते हैं। कोविड के समय रिवर्स माइग्रेशन हुआ, किराए के घर खाली हुए और किराया जमीन पर आ गया। वर्क फ्रॉम होम ने रेंटल मार्केट को और कमजोर कर दिया। लेकिन अब बीते करीब सवा साल से जब पूरी तरह से कंपनियां ऑफिस से काम कर रही हैं, तो रेंटल मार्केट में फिर तेजी देखने को मिल रही है। फिर बात चाहे कमर्शियल की हो या फिर रेजिडेंशियल की। बीते दिनों आसमान छूते किराए पर कई रिपोर्टें जारी हुई हैं। बेंगलुरु जैसे शहर में तो दावा किया गया कि घरों का किराया 30% से अधिक बढ़ गया है। इस बीच प्रॉपर्टी निवेशकों ने रेंटल यील्ड को कैलकुलेट किया और बेंगलुरु के हाउसिंग मार्केट में क्वेरी बढ़ने लगी। लेकिन गौर करने वाला और बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पूरे बेंगलुरु में रेंट आसमान पर है या कहानी कुछ और है। बाकी शहरों में रेंट का हाल क्या है? हाल में nobroker.com ने एक सर्वे जारी किया जिसमें मकान मालिकों का तर्क समझने की कोशिश हुई। तो सर्वे क्या कहता है, बेंगलुरु के रेंटल मार्केट की जमीनी हकीकत क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों आईटी सिटी बेंगलुरु में किराएदारों पर किराए का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और आगे किस तरह का ट्रेंड रहने वाला है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अमित अग्रवाल, को फाउंडर एंड सीईओ nobroker.com, और रवि सिन्हा है हमारे साथ, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो बहुत स्वागत करेंगे अमित जी और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित जी, सबसे पहला सवाल आपसे होगा, आपकी मौजूदा रिपोर्ट की हाइलाइट्स क्या हैं? आसमान छू रहे किराए को लेकर मकान मालिक क्या तर्क दे रहे हैं? काफी कुछ लिखा गया है और कहा गया है किराएदारों के बारे में, किराएदारों के पक्ष के बारे में कि किस तरह से उन्हें कुछ बेंगलोर की लोकेलिटी में 20 से 40% हाइयर रेंट देना पड़ रहा है। तो हमने बेसिकली सर्वे कराया ओनर्स के बीच, जो लैंडलॉर्ड्स उनके बीच, कि उनका क्या पक्ष है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो उससे ना बहुत ही रोचक तथ्य निकल के आए हैं। पहला तो ये निकल के आया है कि लैंडलॉर्ड्स का ये कहना है कि भाई हम में से बहुत से लोग निर्भर हैं अपनी रिटायरमेंट की आय के लिए इस किराए पर। और जब कोविड का समय आया था तो बहुत सारे किराएदार साल साल 2-2 साल के लिए चले गए थे छोड़ के घर, और हम उसको वापस से हम घर को भर नहीं पाए थे, तो हमें बहुत नुकसान हुआ है किराए का। और अगर हम पिछले 4 साल का एवरेज रेंट देखें तो अगर हम आज तेजी से रेंट बढ़ा भी रहे हैं तो भी हमारा 10% से ऊपर का रेंट नहीं माना जाएगा अगर हम 4 साल का पीरियड देखें। तो ये उनका तर्क है। कुछ ओनर्स का ये भी तर्क है कि अगर उनका टेनेंट उनके छोड़ के नहीं गया था और उसने रेंट दिया था, तो उन केसेस में उनका कहना है कि हमने नहीं बढ़ाया है किराया उतना। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ाया है। कुछ लोगों ने अच्छे कि हमने नहीं बढ़ाया है किराया उतना। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी लैंडलॉर्ड ने किराया बढ़ाया है। कुछ लोगों ने अच्छे टेनेंट्स को रिटेन करने के लिए नहीं भी बढ़ाया है। ये दो तर्क हमें सुनने में आए हैं। मेरा अगला सवाल रवि जी आपसे होगा। मकान मालिक का तर्क अपनी जगह सही है, लेकिन किराएदारों की अपनी सीमाएं हैं। पहली बात कि रेंटल मार्केट में रेगुलेशन को लेकर और डेटा के मॉनिटरिंग को लेकर कोई चेक्स नहीं है। इसका बैलेंस नजरिया आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बैलेंस नजरिया जानने के लिए आपको दोनों साइड के व्यू पॉइंट को देखना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को जब मैं देखता हूं तो यहां सिर्फ और सिर्फ लैंडलॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव को रखा गया है, और लैंडलॉर्ड्स के पर्सपेक्टिव को जस्टिफाई करना इट्स लाइक डेविल्स एडवोकेट। आपको मार्केट में कोई भी डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स को देखते हुए पोस्ट कोविड क्या डिमांड में इंक्रीज हुआ है। पोस्ट कोविड वर्क फ्रॉम होम रियलिटी बनने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने होम टाउन से काम कर रहे हैं। तो ये अगर आपका डिमांड नहीं बढ़ा है तो फिर आपका रेंटल बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरा, एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है हमेशा कि बेंगलोर में डिमांड बहुत ज्यादा है, बेंगलोर में बहुत ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स जा रहे हैं। ये एक ग्रिड ड्रिवन इकोनॉमी है जिसको कि आपको लैंडलॉर्ड्स जो है वो पूरी तरह से इनकैश करना चाह रहे हैं। और जब तक आपका एक रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी बीच में नहीं होगा, जो एक मॉनिटरिंग नहीं होगी कि आप रेंटल को फिक्स करें, तब तक यह प्रॉब्लम बनी रहेगी। अमित जी, इससे पहले आपने एक और रिपोर्ट निकाली थी जिसमें आसमान छू रहे रेंट्स का, किराए का जिक्र किया गया था। आगे कैसा ट्रेंड दिख रहा है? बेंगलुरु की तस्वीर तो काफी कुछ साफ है, लेकिन दूसरे मेट्रो शहरों का डेटा क्या कहता है? जो ये धारणा है कि बेंगलोर में रेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, वो धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। उसका रीजन क्या है कि बेंगलोर में उन इलाकों में रेंट तेजी से बढ़े हैं जहां पर जॉब ज्यादा है, जहां पर फॉर एग्जांपल स्टार्टअप ज्यादा है।
वो सोसाइटीज में बड़े बड़े हैं जहां पर गेटेड कम्युनिटी है, एमिनिटीज अधिक हैं, और उन एरियाज में बड़े हैं जहां पर पिछले 2-3 साल में नए कंस्ट्रक्शन बहुत कम आए। तो पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि पूरा बैंगलोर शहर महंगा नहीं हो गया है। ऐसा नहीं है कि हर किसी टेनेंट को महंगा देना पड़ा या हर कोई लैंडलॉर्ड ज्यादा कमा रहा है। तो जो भी आप ये सुनते हैं कि 40% बढ़ गया, 50% बढ़ गया, वो बहुत ही सोसाइटी स्पेसिफिक है नंबर। अब अगर मैं इसी बात को मैं और शहरों के अंदर देखूं, तो और शहरों के अंदर थैंकफुली सिचुएशन इतनी बुरी नहीं हुई है लोकेलिटीज के अंदर। और फॉर एग्जांपल बॉम्बे में रेंट बढ़े हैं, लेकिन बॉम्बे इतना डाइवर्स है अक्रॉस पॉकेट्स कि वहां ऐसी पॉकेट्स कम है या वहां से सोसाइटीज कम है जहां पर रेंट बहुत ज्यादा बढ़े हैं। तो जो भी आईटी सिटी हैं जैसे कि हैदराबाद है, वहां पर भी कुछ पॉकेट्स और कुछ लोकेलिटीज में ये प्रॉब्लम आई है, पर चूंकि हैदराबाद काफी लार्जर सिटी है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, तो वहां ये प्रॉब्लम कम है। तो और शहरों के अंदर कुछ पॉकेट्स को छोड़ के बाकी जगह तो ऐसी समस्या नहीं देखने को मिली हमें। अमित जी, बेंगलुरु में जिन पॉकेट्स की बात आप कर रहे हैं, जिनमें किराया सबसे अधिक बढ़ा है, दरअसल वो कौन से पॉकेट्स हैं, वो बताइए एक बार। तो जहां पर भी बैंगलोर में आईटी कंपनी ज्यादा है और स्टार्टअप ज्यादा है, जैसे कि एचएसआर लेआउट, सरजापुर रोड, बेलंडूर, इन एरियाज में एक समस्या और है कि इन एरियाज में जहां स्टार्टअप ज्यादा है, जहां आईटी कंपनी ज्यादा है, वहां अनफॉर्चुनेटली गेटेड कम्युनिटी वाले अपार्टमेंट्स बहुत कम है। बैंगलोर में ट्रेडिशनली बहुत अच्छी कल्चर रही है इंडिपेंडेंट हाउसेस की, लेकिन आईटी वर्ग जो है वो प्रेफर कर रहा है गेटेड कम्युनिटीज में रहना। तो इन स्पेसिफिक पॉकेट्स में इंडिविजुअल हाउसेज आज भी अवेलेबल हैं एचएसआर लेआउट में, उनमें रेंट इतना नहीं बढ़ा है, लेकिन स्पेसिफिक गेटेड कम्युनिटी जहां पे सप्लाई कम है वहां रेंट ज्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, स्पेसिफिक गेटेड कम्युनिटीज जहां पर सप्लाई कम है, लिहाजा वहां किराया अधिक बढ़ता दिख रहा है। रवि सर, बेंगलुरु में डिमांड अधिक है, लेकिन इस पूरे मसले में हम सिर्फ फाइनेंशियल पहलू का ही जिक्र करते हैं, लेकिन क्या इसका दूसरा पहलू यानी सोशल एस्पेक्ट को क्या हम नजरअंदाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक सोशल एस्पेक्ट है, लेकिन उसके पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं। अभी अमित जी ने जो कहा कि बैंगलोर के सेलेक्ट पॉकेट में, वो बेसिकली आईटी कॉरिडोर्स की बात कर रहे हैं। मैं आईटी कॉरिडोर मुंबई, बैंगलोर और गुड़गांव को जब कंपैरिजन करता हूं, बैंगलोर में आज भी आईटी कॉरिडोर में जो ऑफिस स्पेस का रेंटल है वो 70-75 रुपए पर स्क्वायर फीट है। गुड़गांव में वो 90-95 रुपए पर स्क्वायर फीट है, लेकिन फिर भी गुड़गांव में रेजिडेंशियल का रेंटल कम है। सिमिलरली जब आप हैदराबाद में जाते हैं तो हैदराबाद का जो आईटी कॉरिडोर है, हाईटेक सिटी है, वहां पे रेंटल्स में आप देखें ऑफिस स्पेस का रेंटल जो है 60 से 65 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो ये जो डायकोटोमी है, ये डायकोटोमी को समझते हुए जब मैं सोशल एस्पेक्ट पे आता हूं, तो मुझे लगता है कि हम एक तरफ कहते हैं बैंगलोर बहुत ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसका सोशल एस्पेक्ट यह है कि जो पुराना बैंगलोर का जो कल्चर है वो कंजर्वेटिव कल्चर है, आज भी वो कॉस्मोपॉलिटन जो नीड्स है उसके अनुसार चेंज नहीं हुआ है। और यही चीज है जो उनके रेंटल में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बैंगलोर के जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो पूरी तरह से टेनेंट्स को स्क्वीज करके अपने टर्म्स डिक्टेट करना चाहते हैं। बिल्कुल रवि जी, बात सही कही आपने कि कहीं कहीं मकान मालिकों का डोमिनेट करने वाला रवैया दिखता है, लेकिन जाहिर तौर पर यह सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, देश भर में ऐसी समस्या देखने को मिलती है। तमाम खबरें भी हम देखते रहते हैं, वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अमित जी, जो बात रवि जी ने कही वो वाकई गौर करने वाली है कि आईटी सिटी सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं है, पुणे है, हैदराबाद है, गुरुग्राम है। तो फिर इन शहरों में बेंगलुरु के मुकाबले किराए की स्थिति क्या है? तो इसमें समझने की बात यह है कि बैंगलोर सबसे ज्यादा माइग्रेटेड सिटी है, यानी कि गुड़गांव में जितने लोग काम कर रहे हैं उसमें एक हायर परसेंटेज का होम टाउन आसपास है, पर उसी तरह कुछ हद तक ये बात और सिटीज के लिए भी ट्रू है। बैंगलोर में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है जो नॉर्थ से आई है और वहां काम कर रही है, इसीलिए कोविड में सबसे ज्यादा जो घर खाली हुए अक्रॉस ऑल सिटीज, वो सबसे ज्यादा खाली हुए बैंगलोर में। और जो ग्रोथ है स्टार्टअप्स की, उसकी वजह से प्री कोविड और अभी जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा हुई है बैंगलोर के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये इस वजह से ज्यादा हुआ है क्योंकि वेकेट करने की एक्टिविटी भी बैंगलोर में ज्यादा हुई थी। और जैसे कि गुड़गांव में गेटेड कम्युनिटी बहुत है, ठीक, आईटी हब के पास गेटेड कम्युनिटी बहुत है। सिमिलरली हैदराबाद में भी गच्चीबोली के पास गेटेड कम्युनिटी बहुत है। लेकिन आप बैंगलोर में एचएसआर लेआउट में मुझे आप गेटेड कम्युनिटी का नाम बताइए, एक भी गेटेड कम्युनिटी नहीं है पूरे एचएसआर लेआउट के अंदर। कोरमंगला में एक कम्युनिटी है,
गेटेड कम्युनिटी, बाकी कहीं पर कोई स्विमिंग पूल नहीं है। अब वो चूंकि इसका रीजन ये है कि बेंगलोर कभी डिजाइन ही नहीं था आईटी हब बनने के लिए, गुड़गांव तो डिजाइन हुआ, गच्चीबोली तो डिजाइन ही उस तरह से हुआ। यानी अगर इस पूरी चर्चा पर गौर करें तो बेंगलुरु में डिमांड अधिक है, घरों के किराए अधिक बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरे बेंगलुरु में किराए नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ खास इलाके हैं जहां डिमांड अधिक है, इसमें मकान मालिकों के अपने तर्क हैं, किराएदारों के अपने तर्क हैं। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप रेंटल यील्ड को कैलकुलेट करके बेंगलुरु में प्रॉपर्टी निवेश का मन बना रहे हैं तो इन स्पेसिफिक एरिया में फोकस रखिएगा जहां गेटेड कम्युनिटी में डिमांड अधिक है। हालांकि बाकी आईटी शहरों में किराए बढ़े हैं, लेकिन कोई बहुत अधिक आसमान छू रहे हैं किराए, ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरिया को छोड़कर। अगर अब आप किसी चुनिंदा प्राइम लोकेशन पर ही रहना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। बहरहाल शुक्रिया करेंगे अमित जी और रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की ओर। महाराष्ट्र में